वेलकम टू फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर चुके थे और उसके लिए इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आपको मुलाकात होनी थी। मैंने उस डिफ़िकल्ट वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सिर्फ उतना ही डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, अभी और भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, लेकिन ड्यूरिंग द चैप्टर जब हम आपको स्टडी कराएंगे, पढ़ाएंगे, तो हम उस डिफ़िकल्ट वर्ड को बिल्कुल आसान कर देंगे आपके लिए। ठीक है, हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। भैया, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट अगर होने जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट एक मैच्योर बॉडी होगा ना, और उस मैच्योर बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होएगा तभी ना अगला काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको इस अध्याय में, इस चैप्टर में सबसे पहला हेडलाइन लेके चलना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको लेके चलना चाहिए ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले तैयार कीजिए, एक मेल का तैयार कीजिए, फिर फीमेल का तैयार कीजिए। दोनों सिस्टम जब बन जाएगा तब दोनों को पास में लाइए, पास में लाइए। जब पास में लाइएगा तब ना अगला कार्यक्रम चलेगा तब। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ हम बच्चे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे आज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए। कोई भी चीज़ माथा में बर्डन मत लीजिए। अरे, इस दुनिया में एक नर है, एक मादा है ना, एक पुरुष है ना, एक मेल है आदमी के बीच, और उस आदमी में, उस पुरुष में, उस मेल में रिप्रोडक्शन करने के लिए एक सिस्टम होता है। और सिस्टम जो होते हैं हमारे बॉडी का, वो ऑर्गेन की ग्रुपिंग होती है। वो ऑर्गेन आपस में सिस्टमेटिकली अरेंज होता है किसी खास काम को या किसी खास गोल को अंजाम देने के लिए। बच्चे, यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब कि उस सिस्टम में कई ऑर्गेन भाग लिए होंगे और वो ऑर्गेन आपस में क्या होंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होएगा। और उस अरेंजमेंट के बाद जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम का कोई खास मकसद रहा होगा। यहाँ तो मकसद रिप्रोडक्शन है। इस सिस्टम का यहाँ मकसद जो है रिप्रोडक्शन है, और सारे ऑर्गेन का वही मकसद है, अरेंज किया सिस्टमेटिकली, और तब जाके वही एक ही कॉमन गोल करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कई ऑर्गन से, कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। उन सारे पार्ट को हम बड़े पैमाने पर 3 भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, तो एक रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है बच्चे, इस सिस्टम जो क्या है, कंसिस्ट ऑफ, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, है ना, कंसिस्ट ऑफ, ये जो बना हुआ है, एक है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक पार्ट जो है जिस चीज़ से भी बना हुआ है, उनमें से एक का नाम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक दूसरा है और उसका नाम देते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और एक तीसरा चीज़ है बच्चे, उसको हम बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन या सेक्स पार्ट, है ना। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस 3 तरह के ग्रुपिंग ऑफ पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी के नाम से जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेसरी से मिलकर बना है। सवाल ये है कि प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं और एसेसरी किसको कहते हैं। बिल्कुल बच्चे की तरह हम समझेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह सुनेंगे। हम सुना रहे बाबू, आप सुनिए खड़े ध्यान से। ओके, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही पार्ट आता है। एक ही पार्ट को याद रखना है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया जाता है, और उस पार्ट का नाम है टेस्टिस, उस ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। समझ बच्चे, ये टेस्टिस अंडे आकार का, ओवल शेप्ड बच्चे, 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ का ये अंडे आकार का संरचना जो है वो हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में होता है। जनरली
ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली ये जोड़े में होता है। ये टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया जाता है। हम फिर इस टेस्टिस के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे, आपको घबरा नहीं कि सर इतना ही बता रहे हैं। हमको यहाँ याद रखना है कि टेस्टिस ए पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज ओवल इन शेप एंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। समझे बच्चे? ठीक है। और ये जो टेस्टिस शरीर के जिस भाग में रहता है, शरीर के एक ह्यूमन मेल बॉडी के जिस पार्ट पर, जिस जगह पर रहता है, उस जगह को हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं। सवाल आपके मन में फिर आया होगा कि ये स्क्रोटम किस चिड़िया का नाम है? बाबू, स्क्रोटम कोई चिड़िया का नाम है? नहीं है। ये एक हमारे बॉडी का पार्ट है जो स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा पुड़ियानुमा संरचना। ये छोटा सा पुड़ियानुमा संरचना जो मेल के केस में दोनों टांगों के बीच लटकता रहता है, उस स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, जो बहुत थिन मसल्स की बनी हुई संरचना है। वो जो मस्कुलर स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है विच इज हैंगिंग डाउन बिटवीन द लेग्स, जो दोनों टांगों के बीच लटकता रहता है, उस जगह पर ये क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। और हम हर बात आपको फिगर से समझाएंगे, क्योंकि फिगर से ही बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बच्चे, एक स्क्रोटम का जब हम फिगर ड्रॉ अप करने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ अप करते हैं। समझ रहे भाऊ? इस प्रकार से ड्रॉ अप करते हैं। देखिए, हम आपको जो है समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैंगिंग डाउन बिटवीन द लेग्स में, ये एक चेम्बर है, एक सैक है, एक दूसरा चेम्बर है, दूसरा सैक है, जो एक दीवार से, एक वॉल से सेपरेट है एक दूसरे से। और इस दीवार, ये जो दीवार है चूंकि स्क्रोटम का है, और पार्टीशन वॉल के लिए हम बायोलॉजी में शब्द यूज करते हैं सेप्टा, है ना, सिंगुलर प्लूरल सेप्टम। ठीक है, तो ये स्क्रोटल चैम्बर का दीवार है, इसलिए इस दीवार का नाम स्क्रोटल सेप्टम रखते हैं हम। जो दीवार है इसको क्या बोलेंगे आप? स्क्रोटल सेप्टम। समझ रहे? और ये आपका जो स्क्रोटम है, ये एब्डोमेन से, हमारे पेट के हिस्से से जुड़ा हुआ है, और जिस पॉइंट बिंदु से, जिस जगह से जुड़ा हुआ है, वो जगह ये है, इसको हम इनगुइनल केनाल कहते हैं। इनगुइनल केनाल कहते हैं। इनगुइनल केनाल इज नथिंग, इट इज जस्ट ज्वाइनिंग या कनेक्शन बिटवीन द एब्डोमेन एंड स्क्रोटल सैक। द कनेक्टर इज नेम्ड बाय द इनगुइनल केनाल। ये मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों टांगों के बीच लटकता रहता है, समझे बच्चे ना? ये बाहरी दीवार इसका इस प्रकार से कैविटी, इसमें कैविटी पाई जाती है, बाहरी दीवार में इस प्रकार से कैविटी पाई जाती है। ओके बच्चे, इस कैविटी को वेजाइनल सीलोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस वेजाइनल सीलोम में, सीलोम क्या है बच्चे, है ना, ए कैविटी विच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी एंड लाइंड बाय मेजोडर्म। कैविटी के लिए ही पढ़ के आए थे, ये सॉरी सीलोम के लिए ही पढ़ के आए थे। व्हाट इज द सीलोम? सीलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म। ये तो हम 11th में पढ़ के आए थे। ये वेजाइनल सीलोम नाम रखते हैं, और ये वेजाइनल सीलोम इज फिल्ड विथ या फिल्ड बाय टिश्यू, एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड हाइड्रोसील। समझना है बस,
एक हाइपोथेटिकल फिगर से समझा रहे हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रोसील। और इस हाइड्रोसील सेल के अंदर ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं आप? टेस्टिस बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। बच्चे दोनों में होते हैं, हम एक में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो टेस्टिस है ये बाहर से एक थिक फाइब्रस लेयर से घिरा पड़ा होता है। हम कलर डिफरेंस कर रहे हैं, समझिए, ठीक है। ये थिक फाइब्रस लेयर से घिरा पड़ा होता है। उस थिक फाइब्रस लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। फिर उस ट्यूनिका एल्बुजिना के ऊपर एक और लेयर होता है, समझे बच्चों जी? एक ओवल है शेप्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस है, वो एक चादर से घिरा हुआ है। उस चादर का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिना। फिर एक दूसरा चादर से ये घिरा हुआ है। इस चादर को हम फिर दूसरा कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा चादर से घिरा हुआ है ना, और इस चादर को हम ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। वेजिनैलिस कहते हैं। बच्चे ये ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेजिनैलिस दो लेयर है जो चारों तरफ से इस टेस्टिस को घेरे रखा है। मतलब दोनों का मकसद है उस टेस्टिस को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। अब जो बात आपको क्वेश्चंस में जनरली पूछे जाते हैं उस बात पर आप ध्यान दीजिए बच्चे, कि ये जो स्क्रोटल सैक है दो ठो, ये दोनों स्क्रोटल सैक का लेवल समान नहीं होता। एक थोड़ा सा ऊपर होते हैं, दूसरा थोड़ा सा नीचे होते हैं। सवाल उठा क्यों स्क्रोटल सैक इज नॉट इन लेवल? क्योंकि बच्चे पेयर इन नंबर होते हैं टेस्टिस, ठीक है। ये भगवान नेचर और गॉड या खुदा के द्वारा ये ऊपर नीचे करने का तात्पर्य था कि एक औरो है ना टेस्टिस, ये दोनों टेस्टिस अगर समानांतर रहेगा तो दोनों क्या कर जाएगा? टकरा जाएगा, स्क्यूजिंग हो जाएगी दोनों में। और सोचिए जब दो टेस्टिस आपस में टकराएगा तो क्या होएगा, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कोई भी इंजरी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। तो ये जो है दोनों टेस्टिस को आपस में स्क्वीजिंग होने से बचाने के लिए स्क्रोटल जो सैक है ये एक लेवल पे नहीं होते, एक थोड़ा उठा होता है, एक थोड़ा सा लटका हुआ होता है। एक सवाल का जवाब। एक दूसरी बात बाबू, है ना, कि यहाँ पर एक और इस प्रकार के इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी डक्ट हैं या न्यूरॉन्स, नर्व्स वगैरह जो भी आना हो ना, इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए आते हैं। ये थोड़ा लेटर ऑन हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा सवाल है बच्चे, ये जो टेस्टिस का जो निर्माण होता है ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही हो जाता है टेस्टिस का निर्माण। लेकिन एक मेल चाइल्ड में ये टेस्टिस पेट के, उस मेल चाइल्ड का पेट के अंदर ही रहता है, उस स्क्रोटल सैक में नहीं आता शुरुआत के समय में। इन जनरल केसेस में कहा जाता है कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का समय काल जो 9 महीने का है, उस 9 महीने में जब ये 7वां महीने में पहुंचेगा बच्चा, तब वो उस बच्चे का टेस्टिस उस बच्चे का एब्डोमिनल रीजन से डिसेंड डाउन होगा। कहाँ पर? स्क्रोटल सैक में। उससे पहले वो बच्चे के पेट के अंदर ही रहता है। इसका मतलब है कि थियोरिटिकली हम बात ऐसा करते हैं कि एक टेस्टिस इन द अर्लियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट will be present within the abdominal region, but later on it will be descend down on the scrotal sac. हिंदी अनुवाद है बच्चे
कि शुरुआत के समय भ्रूण के विकास में, है ना, जो ये टेस्टिस है वो बच्चे के एब्डोमिनल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होगा। जब वो बच्चे 7वां महीना से होते हुए गुजरेगा, उस वक्त उस बच्चे का पेट से एब्डोमिनल रीजन से डिसेंड डाउन होगा कौन? ये टेस्टिस। कहां पर? स्क्रोटल सैक में। सवाल ये उठा कि ये जो टेस्टिस है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन क्यों, एब्डोमिनल से बाहर क्यों लटका दिया गया इसको दोनों टांगों के बीच? स्क्रोटम के अंदर इस दोनों टांगों के बीच क्यों लटका दिया गया? एब्डोमेन के अंदर ही रखता है जैसे कि फीमेल में रहता है ना, ओवरी अंदर ही रहते हैं जो एग का निर्माण करते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपका टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है ये क्या है बच्चे? ये हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज ना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी सेक्स सेल के निर्माण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके बाबू। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इस टेस्टिस के द्वारा किया जाता है। इस सवाल का जवाब फिर आपको हम दे रहे हैं कि फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए देयर इज ए नीड ऑफ 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम चाहिए स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए इसको एब्डोमेन रीजन से नेचर के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है एक अलग चेम्बर में जिसका नाम स्क्रोटल सैक है, या एक संरचना में जिसका नाम स्क्रोटम है, क्योंकि उस स्क्रोटम में डर्टॉस नाम का मसल्स है, एक थीन लेयर में अरेंज होते हैं। और डर्टॉस नाम का मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायित्व है। मतलब कि एक स्क्रोटम का टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री कम रखेगा और डर्टोस मसल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। तब अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा सवाल का जवाब कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है एब्डोमिनल रीजन से बाहर क्यों किया गया, समझे बाबू? ठीक है। तीसरा सवाल यहां पर कि जो स्क्रोटल या स्क्रोटम है बाबू, आप देखिएगा जाड़े के दिन में सिकुड़ के इतना सा हो जाता है और गर्मी के दिन में थोड़ा फैल के एकदम लटक जाता है, नीचे की तरफ लटकता रहता है। ठीक है। ये स्क्रोटम का ये पाउच का सिकुड़ कर छोटा हो जाना और गर्मी के दिन में फैल कर बड़ा हो जाने के पीछे रहस्य क्या है? तो फिर ये चौथे सवाल का जवाब फिर सर आपको बता रहा है, सुनिए, है ना। चूंकि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री ही कम टेम्परेचर लगेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, नहीं स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए। बच्चे ठंड के दिन में सिकुड़ कर ये छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि बाहरी टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है। ठीक है। और वो डाउन टेम्परेचर में जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के कारण, साइज छोटा होने के कारण, ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस मूव करते हुए बिल्कुल एब्डोमिनल रीजन के आसपास होने लगता है ताकि उसको थोड़ा सा ताप मिले, इस ठंड से क्या हो सके, वो बच सके, क्योंकि उतना भी लोअर टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए जो बाहर में है। ठीक है। इसीलिए सिकुड़ कर नेचुरली ऊपर की तरफ अपने पेट की तरफ सट जाता है, छोटा सा पाउच दिखता है ना। ऑन द अदर हैंड इसी का रिवर्स बात करेंगे गर्मी के दिन में, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये एरिया को जितना फैलाएगा उतना ज़्यादा कूल रहेगा, क्योंकि जनरली गर्मी के दिन में जो है 35, 36, 40 इतना टेम्परेचर इसको नहीं चाहिए होता है। इसीलिए ये अपना एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाकर ढेर सारा एरिया में लटक जाता है और बॉडी से दूर हो जाते हैं ताकि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को बैलेंस कर सके। इतना गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता ये नेचुरल फैक्ट है और फिनोमेनन है कि जाड़े दिन में सिकुड़ कर एकदम छोटा सा ऊपर चला जाता है और गर्मी दिन में फैल कर लटक जाता है। ठीक है। ये चौथा 5वां से सवाल हुआ बच्चे, उसका जवाब हम आपके सामने रखे, इसको याद रखिएगा, है ना। अब अबाउट 7 मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, जब ये टेस्टिस डिसेंड डाउन आकर स्क्रोटम में गिरता है, यहाँ के ये फिक्स हो जाता है। ठीक है बच्चे। और फिक्स होकर इस स्क्रोटल के इस दीवार से आके एक मसल्स के द्वारा क्या होते हैं, अटैच कर जाते हैं
और जिस मसल्स के द्वारा अटैच करते हैं उसको हम ग्यूबर्नाकुलम कहते हैं, ग्यूबर्नाकुलम कहते हैं। और ऊपर की तरफ से भी अटैचमेंट होती है और ये इस अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका मतलब है कि ये एक टेस्टिस से बच्चे नीचे से भी अटैच्ड है, कनेक्टेड है, ऊपर से भी कनेक्टेड है, यानी कि टेस्टिस का पोजीशन क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है ना। यानी कि ये जो स्क्रोटम है इसके मूवमेंट के आधार पर ही इसका क्या होएगा, मूवमेंट होता है। ठीक है ना। ये एक ओवरव्यू था, ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, और इस जगह पर कई सवाल किया बाबू, उस सवाल का जवाब भी हमने दिया आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए, उसके लिए क्या होता है। इन दोनों चेंबर का लेवल समान नहीं है, क्यों नहीं है ना। जाड़े के दिन में ये छोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है, गर्मी के दिन में बड़ा होकर फैलकर टांगों के बीच क्यों लटकता रहता है। ठीक है, एक एक सवाल का जवाब हम आपको दिए, इसको समझ के रहिएगा। ठीक है, अब हम इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इस टेस्टिस के ओवरव्यू के बाद जो है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होंगे बच्चे, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होएगा, एक तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एपिडाइडिमिस एक पार्ट, दूसरा पार्ट है ना सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, तीसरा नाम प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, चौथा नाम कॉपर्स ग्लैंड है ना। ये सब चीज क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। ठीक है, इसके अलावा बच्चे कुछ डक्ट्स हैं है ना, और इस डक्ट में आएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस और यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब है ना, इसके बाद एक हम स्टार मार्क में बता रहे हैं बच्चे, एक और पार्ट है जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लिया है और वो है पेनिस। लेकिन ये जो पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में काउंट किया जाता है। ये पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में काउंट किया जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो बाबू मस्कुलर इलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, एक लंबा कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स की बनी हुई संरचना है। इसका भी डिटेल स्टडी हम करेंगे पेनिस का, जो वेजिना के अंदर घुसकर स्पर्म को डिस्चार्ज करने के लिए उत्तरदायित्व है ना। तो पेनिस एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जिंग द स्पर्म इनसाइड द वेजिना। सही बच्चे, शॉर्ट में इनसाइड द वेजिना, फिर उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे है ना। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन रखा आपके सामने, फिर 1 बाय 1 सबको हमको डिटेल स्टडी करना है। अगर टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होगा, कहाँ होता है, यहाँ से हमने ओवरव्यू दिया। ओके है ना। थैंक यू।